प्रिय छात्रों नमस्कार। द टारगेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT मैथ्स लेक्चर 1 है। NCERT बुक का ये पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और यह जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। संख्याओं के बारे में जानना, पिछली कक्षाओं में हम इन संख्याओं का यूज कर चुके हैं और उन्हीं संख्याओं का विस्तृत अध्ययन क्लास 9th में हम करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि संख्या पद्धति जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका जो है इस चैप्टर का कि हमें पढ़ना क्या है, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ना है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं और इसका कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और किसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा पढ़ना है पूर्णांक के बारे में, तो ये जो पूर्णांक होते हैं ये क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम इन 3 चीज़ों को क्लियर करेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम 3 चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इससे समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई रूम खाली है और आपसे पूछा जाए कि उस कमरे में कितने छात्र हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल 0 छात्र हैं। क्यों? क्योंकि उस कमरे में तो कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। अगर उसमें 20 लोग हों ना, मान के चलिए कि उसमें अगर 20 लोग हों, तो बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 20 लोग हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि काउंट करके बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप किस संख्या से काउंट करेंगे बताइए? आप काउंट करेंगे 1 से। किसे काउंट करेंगे बताइए? 1 से काउंट करेंगे। तो आप काउंट करके बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से काउंट करते हुए 20 तक जाएंगे। तो बताइए कि अगर आप किसी चीज़ को गिन रहे हैं, किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले किस संख्या से शुरू कर रहे हैं? 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। किससे शुरू कर रहे हैं? 1 से। तो हम कह सकते हैं कि गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं, जहां हम वस्तुओं को गिनते हैं, महीनों के दिनों को गिनते हैं, है ना, तो सभी संख्याएं सभी जो हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बताइए? जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। किससे प्रारंभ होती हैं? 1 से, है ना। तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको परिभाषा लिख लेते हैं। एक से गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं
कहते हैं। ठीक है ना, एक से गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज़ और लिख लेते हैं, प्राकृतिक या प्राकृत कह सकते हैं, प्राकृतिक कहिए या प्राकृत कहिए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। जैसे मान लीजिए n है, ये समूह को व्यक्त करता है, तो ये गिनी कहाँ से जाती हैं? 1 से। 1 2 3 इस तरह से ये संख्याएं गिनी जाती हैं। तो कहाँ तक गिनी जाती हैं बताइए? अनंत तक। ठीक है ना, 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। सबसे पहली संख्या कौन है बताइए? 1 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन है? अनंत। मतलब इसमें कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। अगर हम 3 को बड़ी कह रहे हैं तो 3 के बाद भी एक संख्या आ जाती है 4, तो 4 जो है 3 से बड़ी हो जाती है, 3 छोटी हो गई। फिर 4 से बड़ी कहा जाए तो 5 आ जाता है, 5 बड़ी हो गई, और 5 जो है बड़ी हो गई, तो फिर उससे बड़ी संख्या आती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि एक के बाद से एक बड़ी संख्याएं आती जाती हैं, और ये कहाँ तक आ सकती हैं? अनंत तक आ सकती हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है? 1 दिख रही है ना। तो जब मान लीजिए 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या इसमें नहीं होती है। ठीक है ना, तो आइए इसको लिख लेते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, ये लिख लेते हैं। और यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है बताइए? 1 होती है। और सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें लगातार बड़ी से बड़ी संख्याएं आती जाती हैं, और ये संख्या कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये जो अनंत का चिन्ह है। ठीक है ना, तो आपने क्या समझा कि 1 से गिनी जाने वाली जो भी संख्या होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है ना। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है बताइए? सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें लगातार एक के बाद एक के बाद एक बड़ी से बड़ी संख्याएं आती जाती हैं। ठीक है ना, तो आपने पहला टॉपिक देखा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या गिनी जा सकती है ना। किसी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अर्थात 1 से गिनी जाने वाली जो भी संख्या होती हैं उन्हें किससे क्या कहते हैं बताइए? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जैसे n है, ये सब है प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है ना, तो आइए हम दूसरा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? आइए इसको समझते हैं।
ये बताइए क्या है? 1 2 3 4 5, ये कौन सी संख्या है? बताइए बताइए, अभी आपने पढ़ा भी है। ये जो संख्याएं होती हैं किससे प्रारंभ हुई हैं? 1 से प्रारंभ हुई है। तो इन संख्याओं क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे बताइए? प्राकृत संख्या। अगर इन प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर दें, किसको शामिल कर दें? शून्य को। किसमें? इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर दें तो कौन सी संख्या बन गई बताइए? देखिए, 0 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया ना। अब ये संख्याएं बदल गई। ये तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ हो रही थी, एक तो अब जो 0 से प्रारंभ होने लगी है ना। तो जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होंगी है ना, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होंगी उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है ना। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या में आपने किसको मिला दिया है? 0 को मिला दिया है। ठीक है ना। तो जब प्राकृत संख्या में हम 0 को मिला देते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है ना। और पूर्ण संख्याओं का जो सबसे पहला नंबर होता है वो 0 होता है, और इसमें भी सबसे बड़ा कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि लगातार बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्याएं आती जाती हैं। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या किससे प्रारंभ होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 है ना, ये अनंत तक जाती है। ठीक है ना। तो अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 1 है। ठीक है ना। तो यही दोनों में अंतर होता है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है ना। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को शून्य के साथ मिलाकर लिखने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को ना, पूर्ण संख्याओं समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि W बराबर हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है ना। कहाँ तक लिखेंगे बताइए? अनंत तक लिखेंगे। ठीक है। ये जो पूर्ण संख्या होती हैं ये प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देने से प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिलाने से बनती हैं उन संख्याओं क्या कहते हैं बताइए? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है बताइए? पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। यही दोनों में अंतर है। क्या अंतर है एक बार बताइए? पूर्ण संख्याएं किससे प्रारंभ होती हैं? पूर्ण संख्याएं किससे प्रारंभ होती हैं? 0 से। और प्राकृतिक संख्या किससे प्रारंभ होती है? 1 से। हाँ, यही दोनों में अंतर है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आ पाती हैं।
क्यों नहीं, कौन सी संख्या नहीं आ पाती है? जीरो। जीरो इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती हैं? जीरो से। यही दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना। और सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब आपने दोनों संख्याओं को अच्छे से समझ लिया होगा, है ना। आइए एक बार और समझ लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, एक से गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं और इसके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। n बराबर 1 2 3 4 5 n तक लिख सकते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। दूसरा आपने जाना पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को मिला दें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। तो हम लिख सकते हैं W बराबर 0 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बताइए? जीरो है। और सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्याएं आती जाती है, ठीक है ना। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा जो टॉपिक है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर्स। जो पूर्णांक होता है ना उसको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। अब इंटीजर्स को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि ये संख्याएं जो हैं 1 2 3 4 5, ये जो संख्याएं हैं ये धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? धनात्मक संख्याएं। ये है धनात्मक संख्याएं, ठीक है ना। अब इन धनात्मक संख्याओं के साथ साथ कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो इनके विपरीत होती हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर 1 है तो -1 आ गया, फिर 2 है तो -2 आ गया, 3 है तो -3, 4 है तो -4, 5 है तो -5, है ना। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उसके उल्टा भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये सभी ऋणात्मक संख्या होती हैं। धनात्मक संख्या हमेशा शून्य से बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या सभी शून्य से छोटी होती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो संख्या रेखा बनाई जाती है तो बीच में शून्य लिखा जाता है, यहाँ पर 1 लिखा जाता है, यहाँ पर 2 लिखा जाता है, यहाँ पर 3 लिखा जाता है, यहाँ पर 4 भी लिखा जाता है। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। फिर इसी के अपोजिट में, है ना, 1 के अपोजिट क्या होता है बताइए? 1 होता है। 2 के अपोजिट होता है -2, 3 के अपोजिट -3, 4 के अपोजिट -4। इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो जीरो के दाहिनी तरफ है ना, ये दाहिनी तरफ है, तो दाहिनी तरफ जो भी संख्याएं आएंगी वो जीरो से बड़ी होती चली जाएंगी और बाएं की तरफ की जो भी संख्या आएंगी लेफ्ट में वो सभी संख्याएं जीरो से छोटी होती जाएंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं जिसमें धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है ना, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो ये जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिल जाती हैं एक साथ तो इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बताइए? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं के समूह में धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो। कौन कौन सी हो?
धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या हो, तो इन्हीं दोनों संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक, तो आप क्या जवाब देंगे बताइए? आप कहेंगे कि पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, है ना। और क्यों धनात्मक? क्योंकि 0 से तो बड़ी है। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है बताइए? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, जो 0 से छोटा होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से पूर्णांक किसे कहते हैं? एक बार और बता दीजिए। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे z से प्रदर्शित करते हैं। इसे z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे हम लिख दें z बराबर, इसमें कुछ धनात्मक संख्याएं लिख देते हैं, जैसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, 1 है, माइनस में 0 है, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं बताइए? पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं ना। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला आप जो है क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। पहला क्या है बताइए? धन पूर्णांक, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा है ऋण पूर्णांक, जिसको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? निगेटिव इंटीजर्स। तो हम धन पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं? +1 +2 +3 +4, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। और इसी को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, +1 +2 +3 +4 को हम 1 2 3 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। बार बार प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन संख्याओं को भी धन संख्या कहते हैं। ये भी धन संख्या है। अब ऋण पूर्णांक में होता क्या है कि आप जो है ऋणात्मक संख्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से लिखते जाते हैं। ठीक है ना। तो इन संख्याओं में चिन्ह नहीं हटाया जाता है, क्योंकि इनको चिन्हों के साथ लिखा जाता है। और धन पूर्णांकों को बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है पूर्णांक हो गया। पूर्णांक एक बार किसे कहते हैं बताइए फिर से? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? z से। ठीक है ना। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं।
धन पूर्णांकों को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ऋण पूर्णांकों को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और आप समझा दे रहे हैं, जो ऋण संख्याएं होती हैं वो हमेशा धन संख्याओं से क्या होती हैं, छोटी होती है। जैसे मान के चलिए -4 में और -3 में बड़ा कौन है? -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है ना। आप ये ऐसे समझिए कि अगर -4 है तो ये माइनस में 4 है ना, माइनस में 4 है, 4 का इसके पास कर्ज है और इसके पास 3 ही का कर्ज है। इसके पास 4 का कर्ज है, इसके पास 3 का कर्ज है। तो जिसके पास अधिक कर्ज होता है वह, है ना, जिसके पास अधिक कर्ज होता है वह इस संख्या से क्या होती है, छोटी हो जाती है। जैसे इसके पास 3 ही का कर्ज है, इसके पास तो 4 का कर्ज हो गया, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। जैसे मान के चलिए कि -100 है और -50 है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी के पास 100 रुपया उधार है और किसी के पास तो 50 रुपया उधार है। तो जिसके पास ज़्यादा उधार होता है वो तो छोटा हो जाता है, जिसके पास कम उधार होता है वो बड़ा होता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस में जो अधिक होता है वो छोटा होता है, अर्थात -100 जो है -50 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यह जो है इससे क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए संख्या रेखा पर आप देखे होंगे 0, -1, -2, -3, -4, ये सब संख्याएं होती हैं। ये हमेशा जब आप इधर चलते जाएंगे तो आप छोटे की तरफ जा रहे हैं, है ना, और लास्ट में सबसे छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 0 से -1 छोटा है और -2 और -1 में -1 बड़ा है, -2 और -3 में -2 बड़ा है, -3 -4 में -3 बड़ा है। इस तरह से आगे चलते जाए। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 3 चीज़ों को क्लियर किया। ठीक है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो अगर आप हमारे इस नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।